आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, उनकी दी गई थ्योरीज़ के बारे में और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से लिटरेचर के वर्क को हम मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स का लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन पॉलिटिकल थिंकर, फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे। कार्ल मार्क्स अपने रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। मार्क्स ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू सोशलिज्म को सपोर्ट किया है और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। सोशलिज्म हम ऐसे सोसाइटी को बोलते हैं जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक के हाथ में होती है, वहीं कैपिटलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसे प्राइवेटली ओन्ड किया जाता है प्रॉफिट के लिए। कार्ल मार्क्स अपने फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल, जो कि एक सोशल थ्योरिस्ट हैं, इनके साथ मिलकर मार्क्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं विच बिकेम द फाउंडेशन फॉर द थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स आर दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म एक सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जिसे मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर 19वीं सेंचुरी में डेवलप किया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। मार्क्सिज्म का मेन एम है सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल को समझना, कैपिटलिज्म के नेचर को एनालाइज करना और जो सोसाइटी में हिस्टोरिकल चेंजेस आती हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिज्म एंड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। तो पहला पॉइंट जिस पे मार्क्सिज्म काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है वो है क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स ने बताया कि हर सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस होती हैं और इन क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं क्योंकि दो क्लासेस के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सोसाइटी दो क्लास में बढ़ जाती है। एक है बुर्जुआजी, जिसे हम हैव्स के नाम से जानते हैं, और एक है प्रोलिटेरिएट, जिसे हम हैव्स नॉट भी कहते हैं। बुर्जुआजी रूलिंग क्लास को कहते हैं क्योंकि ये मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि इनके पास फैक्ट्रीज होती है, ये बिजनेस चलाते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं। यानी कि जो सोसाइटी में बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास फैक्ट्रीज और अपना बिजनेस होता है, उन्हें बुर्जुआजी कहा गया है। और प्रोलिटेरिएट वर्किंग क्लास को कहते हैं जो बुर्जुआजी के लिए काम करते हैं। वर्किंग क्लास अपनी लेबर, अपनी मेहनत को पैसे के लिए बुर्जुआजी के पास बेचते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआजी प्रोलिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि बुर्जुआजी का मेन इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना, जिसके वजह से बुर्जुआजी प्रोलिटेरिएट को मेंटली और फिजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। इनसे ज़्यादा काम करवाते हैं पर इनकी वेजेस बहुत ज़्यादा कम होती है और इसीलिए इन दो क्लास के बीच में काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होती है। अगर हम लिटरेरी एग्जाम्पल्स को देखें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा चार्ल्स डिकेन की नॉवेल हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स में चार्ल्स डिकेन ने दिखाया है कि किस तरह से बुर्जुआजी वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्होंने सोशल इनइक्वालिटी को दिखाया है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को अपनी नॉवेल में बहुत ही रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किया है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आर्नल्ड वेस्कर की लिखी गई दो ड्रामा। पहला ड्रामा का नाम है रूट्स और दूसरा ड्रामा का नाम है द किचन। इसमें उन्होंने वर्किंग क्लास लोगों के स्ट्रगल को दिखाया है और ये भी दिखाया है कि किस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स एलिनेटेड, आइसोलेटेड यानी कि अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है जॉन गैल्सवर्दी की लिखी गई ड्रामा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है जो कि कैपिटल यानी कि बुर्जुआजी और लेबर यानी कि प्रोलिटेरिएट क्लास के बीच में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब है हिस्ट्री को मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट से समझना। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर मार्क्स ने हिस्ट्री को अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। पहला स्टेज आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये अर्ली ट्राइबल सोसाइटीज़ है जहाँ पर सभी लोग बराबर थे, यानी कि कोई भी क्लास डिस्टिंक्शन नहीं था। फिर आई स्लेव सोसाइटी जिसमें डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन स्लेवरी थी। फिर आया फ्यूडलिज्म सोसाइटी यानी कि मिडिवल सोसाइटी जिसमें लैंड ओनर्स और सर्वडम का डोमिनेशन था। फिर आया कैपिटलिज्म, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होती है।
कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म के बाद सोसाइटी सोशलिज्म में बदलेगी और फिर कम्युनिज्म में। सोशलिज्म को हमने स्टार्टिंग में समझा। सोशलिज्म एक ऐसे सोसाइटी को कहते हैं जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक के हाथ में होती है, और कम्युनिस्ट सोसाइटी एक ऐसे सोसाइटी को कहते हैं जहाँ पे वेल्थ के मामले में इक्वालिटी होती है। गवर्नमेंट सारी चीज़ों को ओन करेगी और फिर सारा वेल्थ लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये एक क्लासलेस सोसाइटी होती है जहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अकॉर्डिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को शेप देती है। सभी सोसाइटी के स्ट्रक्चर का दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, एक है इकोनॉमिक बेस और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक बेस में दो चीज़ें आती है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और सुपर स्ट्रक्चर में आता है एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स और मीडिया। एक सोसाइटी का जैसा इकोनॉमिक बेस होगा वैसा ही उस सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि बुर्जुआजी प्रोलिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जैसे कि मशीन, फैक्ट्री, लैंड, मटेरियल्स। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये सारी चीज़ें बुर्जुआजी के कंट्रोल में होती है। तो अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इकोनॉमिक बेस बुर्जुआजी के कंट्रोल में है तो सुपर स्ट्रक्चर भी बुर्जुआजी के कंट्रोल में होगा, और इस तरह से ओवरऑल बुर्जुआजी रूलिंग क्लास बन जाते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें लिटरेचर का, तो 20th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट ने मार्क्स के इस थ्योरी यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को अपने नॉवेल में पोर्ट्रे किया है और दिखाया है कि किस तरह से एक क्लास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि वो ओवरऑल इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सके। जोसेफ कोनार्ड की नॉवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस में कोनार्ड ने पोर्ट्रे किया है कि किस तरह से ब्रिटिश मैन अफ्रीका के बीचों बीच जाते हैं आइवरी को एक्सपोर्ट करने के लिए, और किस तरह से वो इनह्यूमन एक्ट करने को भी तैयार होते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लेबर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो मीन ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेंगे तो वो पूरी तरह से सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सरप्लस वैल्यू एंड एलिनेशन। पहले सरप्लस वैल्यू को समझते हैं, जिसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय लेबर एंड वेजेस पेड टू द लेबर। मतलब कि अगर लेबर ने 100 रुपये के लायक का काम किया है लेकिन मालिक उसे 40 रुपये दे रहा है, तो 100 और 40 का जो डिफरेंस है यानी कि 60 रुपये ये मालिक रख लेते हैं एज अ प्रॉफिट, और इसी डिफरेंस को सरप्लस वैल्यू कहते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये सरप्लस वैल्यू बुर्जुआजी रख लेते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट तो होता ही है पर लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए बुर्जुआजी लेबर को कम से कम वेजेस देते हैं। एक नॉवेल है जिसका नाम है द ग्रेट गैट्सबी, जिसे एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने लिखा है। इस नॉवेल में दिखाया गया है कि किस तरह से टॉम जॉर्ज विल्सन को एक्सप्लॉइट करते हैं, और साथ ही साथ जो बुर्जुआजी होते हैं दे हैव कंट्रोल इन देयर ऑप्शन ऑफ मार्केट। राइटर्स जैसे कि छिनुआ अचेबे, अरुंधति रॉय ने दिखाया है कि किस तरह से कॉलोनिस्ट पावर कॉलोनाइज्ड पीपल से सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। अचेबे की एक नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से कॉलोनिस्ट पावर अफ्रीकन लेबर और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब है आइसोलेशन, अकेलापन। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि सरप्लस वैल्यू के साथ साथ कैसे जो वर्कर्स होते हैं उनको उन्हीं के काम से एलिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें सिर्फ जानवरों की तरह काम कराया जाता है और वो किस वैल्यू का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता है। जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल है 1984। इसमें दिखाया गया है किस तरह से प्रोटैगनिस्ट विंस्टन को अपने ही प्रोडक्ट ऑफ लेबर से एलिनेट रहते हैं एंड फ्रॉम हिज ओन सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सन्स एंड लवर्स एंड द रेनबो का, जिसे D.H. लॉरेंस ने लिखा है। दोनों ही बुक्स में दिखाया गया है इंडस्ट्रियल और वर्किंग क्लास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन को। ये दोनों एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को भी दिखाती है
और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी ह्यूमन रिलेशनशिप को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियोलॉजी। इसके साथ साथ हम लोग फॉल्स कॉन्शियसनेस और क्लास कॉन्शियसनेस को भी देखेंगे। मार्क्स का कहना है कि एक टाइम पे सोसाइटी में एक क्लास का डोमिनेशन क्यों होता है और दूसरी क्लास लोअर क्लास क्यों होती है। ऐसा सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने से ही नहीं होता, बल्कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए है क्योंकि डोमिनेटिंग क्लास लोअर क्लास के आइडियोलॉजी यानी कि उनके सोच को भी कंट्रोल करने लगती है। वर्किंग क्लास के अंदर ये सोच डाल दिया जाता है कि जो उनके साथ हो रहा है इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, और इसी वजह से वर्किंग क्लास रूलिंग क्लास के अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं कर पाते। यानी कि जो बुर्जुआजी क्लास होते हैं वो वर्किंग क्लास का इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि वर्किंग क्लास को रियलिटीज़ दिखता ही नहीं है। यहाँ पे एक कोटेशन है जो कि जर्मन आइडियोलॉजी से लिया गया है, एंड द कोटेशन सेज the class which has the means of material production at its disposal has control at the same time over the means of mental production, so that thereby generally speaking the ideas of those who lack the means of mental production are subject to। कार्ल मार्क्स सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जिस क्लास के पास मीन्स ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है उस क्लास में इतनी पावर आ जाती है कि वो दूसरे क्लास के मेंटल प्रोडक्शन यानी कि उसके आइडियोलॉजी को भी कंट्रोल करने लगती है। आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। फॉल्स कॉन्शियसनेस एक ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स को बोलते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ को नहीं देख पाता, वो उसको देख नहीं पाता। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, प्रोलिटेरिएट क्लास के लोग रिवॉल्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन जैसे ही उनको यानी कि वर्कर्स को सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ का पता चलता है तो उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आ जाती है। यानी कि क्लास कॉन्शियसनेस जो है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस के जस्ट ऑपोजिट है। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है जब लेबर्स के अंदर अवेयरनेस आ जाती है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कार्ल मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया है कि अगर दुनिया के सारे वर्कर्स के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आ जाए और वो सब यूनाइटेड हो जाएं तो बुर्जुआजी के रूल को कम्प्लीटली हटाया जा सकता है और एक क्लासलेस सोसाइटी बनाया जा सकता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स लिखते हैं, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। यानी कि दुनिया के सारे वर्कर्स मिल जाएं, एकजुट हो जाएं, तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे जंजीरों के अलावा। अब इस चीज़ को यानी कि आइडियोलॉजी, फॉल्स कॉन्शियसनेस और क्लास कॉन्शियसनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से हार्ड टाइम से हम लोग समझ सकते हैं। हार्ड टाइम जैसे चार्ल्स डिकेन ने लिखा है, इस नॉवेल में दिखाया गया है कि किस तरह से स्टार्टिंग में लेबर के अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन जैसे ही उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आ जाता है तो नॉवेल के एंड में वो लोग रिवॉल्ट करते हैं और एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्राइव ड्रामा का, जिसे जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है। इसमें दो क्लास को दिखाया गया है। एक है जॉन एंथनी का क्लास जो कि फैक्ट्री ओनर होता है और वो बुर्जुआजी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक कैरेक्टर है डेविड रॉबर्ट जो कि लीडर ऑफ वर्कर है और प्रोलिटेरिएट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लास कॉन्शियसनेस है, यानी कि जॉन एंथनी को भी अपने क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में पता है और डेविड रॉबर्ट को भी, लेकिन दोनों अपने क्लास कॉन्शियसनेस को लेकर के इतना ज़्यादा रिजिड है कि दोनों के अंदर एक ईगो ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस को दिखाया गया है। और ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिकल वे में एंड होता है, और ट्रैजिकल वे में एंड होने का एक रीज़न ये भी है कि दोनों क्लास के अंदर ईगो ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस को दिखाया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मार्क्सिज्म को लेकर के वो कंप्लीट होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो जो वर्ड है मार्क्सिज्म, इसे पॉपुलराइज्ड करने वाले इंसान का नाम है कार्ल कॉट्स्के, जो कि खुद एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे। और मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म को तो दिया ही, लेकिन कोई सिस्टमेटिक थ्योरी नहीं दिया था लिटरेरी स्टडीज़ के लिए। इसलिए आप देखोगे कि अलग अलग सेंचुरीज़ में अलग अलग ट्रेडिशंस रहे हैं मार्क्सिज्म का। तो पहला जो फेज़ रहा है मार्क्सिस्ट थ्योरी का, उसमें फोकस किया गया है रियलिस्ट नॉवेल पे। सेकेंड फेज़ में मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सिज्म जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया है बुर्जुआजी रियलिज्म पे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
ये जो 20th सेंचुरी में है, ये एक अलग तरह से थ्योरीज़ देखा गया मार्क्सिज़्म का, जो कि ब्लेंड किया गया था साइको एनालिसिस, फेमिनिज़्म और मीडिया स्टडीज़ के साथ। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक द इम्पैक्ट ऑफ मार्क्सिज्म ऑन इंग्लिश लिटरेचर, मार्क्सिज्म, ये कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने बहुत कोशिश किया है कि इसे कम से कम वर्ड्स में और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।